हेलो स्टूडेंट और लाला और लालियो, आ जाओ। आज आपके लिए एक फिजिक्स का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसको देखते हैं और इंटरेस्ट के साथ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे कोई एक चालक तार है और जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब जब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण उससे चुंबक प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। तो इस प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले इस प्रभाव का अध्ययन ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया। ऑरस्टेड जो वैज्ञानिक था, इसने क्या किया था, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक कोई चालक तार लिया और इस चालक तार को उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करके और चालक तार का संबंध कर दिया। मतलब चालक तार में धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी ले ली और एक कुंजी ले ली और एक धारा नियंत्रक ले लिया, क्योंकि धारा नियंत्रक की सहायता से उसमें धारा का मान कम या अधिक किया जा सकता है। मतलब धारा का मान परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक लगाया गया और तार में धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी लगाई। तो इसको अपन समझते हैं ऑरस्टेड के प्रयोग के आधार पर। ऑरस्टेड का प्रयोग। तो इस ऑरस्टेड के प्रयोग के आधार पर अपन देखते हैं कि एक चालक तार लिया। सबसे पहले एक चालक तार लिया और इस चालक तार को उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कर दिया। मतलब ये मैंने उत्तर और ये मैंने दक्षिण दिशा मान ली। इस उत्तर दक्षिण दिशा में हमने ये चालक तार ले लिया और इसका संबंध कर दिया हमने एक बैटरी, ये धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल ले लिया, यानी धन सिरा और एक ऋण सिरा। और यहाँ पे एक लगा दी हमने कुंजी और एक लगा दिया यहाँ पर धारा का मान परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक, मतलब RH।
और इसका संबंध इस दूसरे सिरे से कर दिया। ये कोई एक तार है ए बी, एक चालक तार है। मतलब एक चालक तार को, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक चालक तार को उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कर दिया, और उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करने के बाद इस चालक तार का संबंध कर दिया। मतलब इस चालक तार से एक तो बैटरी जोड़ दी, एक कुंजी जोड़ दी और एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया। और इसको जोड़ने के बाद में सबसे पहले, इसके बाद में ये कुंजी खुली अवस्था में है, मतलब परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। उत्तर दक्षिण दिशा में इस चालक तार को व्यवस्थित करने के बाद यहाँ पे एक चुंबकीय सुई लगाई, यानी तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई व्यवस्थित कर दी। ये एक चुंबकीय सुई है। इस चुंबकीय सुई को इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया। मतलब इस चुंबक का ये N ध्रुव और ये हो गया S ध्रुव। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि जब तक चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, मतलब इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जब तक चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तब तक तार के परितः कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तब तक तार के परितः कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। अब इसने क्या किया कि जैसे ही इस चालक तार में धारा प्रवाहित की, जैसे इसमें हमने यहां पे धारा प्रवाहित कर दी, जैसे ही इस चालक तार में धारा प्रवाहित कर दी, तो धारा प्रवाहित करने के कारण, धारा प्रवाहित करने पर इस तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसको तो जानते हैं, जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो गतिमान अवस्था में होने पर उस आवेश के कारण दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो जब चालक में आवेश गतिमान होते हैं तो यहाँ पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अपने पास चुंबकीय सुई थी, ये अपने पास चुंबकीय सुई थी, ये चुंबकीय सुई अब यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण विक्षेपित हो जाती है। इस चुंबक का जो ये ध्रुव है N और ये है ध्रुव S, क्षण चुंबक का उत्तरी जो ध्रुव है ये भौगोलिक पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम का मतलब ये जो ध्रुव है ये भौगोलिक पश्चिम का मतलब ये नीचे की ओर आ जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव है ये ऊपर की ओर चला जाता है। इस प्रकार से ये विक्षेपित हो जाता है। मतलब यहाँ पर N डैश और ये मान लिया हमने S डैश, ये विक्षेपित हो गया। जैसे ही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। जैसे ये इस प्रकार से रखी है तो ये इस प्रकार से ध्रुवित हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, घूर्णित हो जाती है। इस प्रकार से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। अच्छा, ये दूसरा परीक्षण है। अच्छा, तीसरे परीक्षण में इसमें क्या करते हैं, जैसे ही इस चालक तार में धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है, जैसे ही इस परिपथ में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है, जैसे ही इस चालक तार में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कर देते हैं तो ये धारा की दिशा इस प्रकार से आ जाएगी। पहले इस दिशा में थी, अब ये धारा की दिशा इस दिशा में हो गई। जब धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो अपने पास चुंबकीय सुई थी, ये जो चुंबकीय सुई है तो ये चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव था, पहले कहां पे मुड़ा था, ये भौगोलिक पश्चिम की ओर, और अब मुड़ जाएगा ये भौगोलिक पूर्व की ओर मुड़ जाता है।
मतलब ये जो चुंबकीय सुई है ये इस प्रकार से मुड़ जाती है, एस डैश और ये एम डैश इस दिशा में मुड़ जाती है। तो इससे यहां पर कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इन निष्कर्षों को अपन देखते हैं। तो इन निष्कर्षों को आगे देखते हैं। देखो, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक चालक तार मतलब एबी, एक चालक तार को उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करके चालक तार का संबंध बैटरी, कुंजी एवं धारा नियंत्रक से किया, जो इसमें परिपथ चित्र में दर्शाया गया है। एक बैटरी लगाई गई है, एक कुंजी लगाई गई है और एक धारा नियंत्रक लगाया गया है। से किया तथा तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई लगाई। अब इस प्रयोग में एक चुंबकीय सुई जो लगाई थी, इस चुंबकीय सुई में हमें विक्षेप देखने के लिए यहाँ पे ये प्रयोग किए गए थे। अब हम देखते हैं कि इस परिपथ में सबसे पहला जो अपने पास ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि जब तक चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तब तक तार के परितः कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। जब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। तो इसका है सबसे पहला पॉइंट कि जब तक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता। कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। तब तक चालक तार में कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। और जब चालक तार में धारा प्रवाहित कर देते हैं तथा जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होता है। तो चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होता है। तो इन निष्कर्षों को देखने के लिए
तो यहाँ पर क्या किया था, इस प्रयोग को देखते हुए ऑरस्टेड के कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। अतः इसके आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। सबसे पहला जो निष्कर्ष है इसको देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या था जो मैंने अभी भी मिटाया है कि जब तक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जब तक चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। एक निष्कर्ष तो ये होता है कि जब तक चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो अपने पास निष्कर्ष आया था वो था कि जैसे ही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होता है। अच्छा, चुंबकीय सुई में जो विक्षेप आ रहा है इसमें चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है ये भौगोलिक पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो इसमें क्या करना है, जब चालक तार में उत्तर दक्षिण दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, जो अपने पास ये स्थिति दर्शाई गई है। इसके बाद तीसरा जो निष्कर्ष है ये है कि जैसे ही चालक तार में धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है, मतलब विपरीत दिशा कर देते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो इसमें क्या करना है, जब चालक तार में धारा की दिशा बदलते हैं, अर्थात दक्षिण उत्तर दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव कहां मुड़ रहा है, ये भौगोलिक पूर्व की ओर मुड़ जाता है, भौगोलिक पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है ये भौगोलिक पूर्व की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद और कुछ निष्कर्ष हैं। अगर चालक तार से, जैसे अपने पास ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार के निकट अगर देखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चालक तार है, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये हो गई इसमें दिशा और ये इसकी दिशा हो गई ऊपर की ओर। जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा अगर देखें तो ये चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ये ठीक इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब अपन देखते हैं इसमें कि देखो तार के ठीक ऊपर ये वाली दिशा है और तार के ठीक नीचे ये वाली दिशा है, मतलब ये तो दिशा इस दिशा में है और अगर इसको देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, मतलब बोल सकते हैं इसमें कि तार के ठीक ऊपर एवं ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है। अगर इस चालक तार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं तार के निकट अधिकतम होती हैं। जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होती जाती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, जबकि धारावाही चालक तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होती जाती है। धारावाही चालक तार के मान में, अगर धारावाही चालक तार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसके बाद अगला एक पॉइंट इसमें और है कि अगर धारावाही चालक तार है, तो धारावाही चालक तार में जैसे मैंने अभी बताया था, तो धारावाही चालक तार के ठीक ऊपर और ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे की कैसी होती है, विपरीत होती है। धारावाही चालक तार के ऊपर एवं नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है। कैसी होती है, विपरीत होती है, परस्पर विपरीत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसके ये कुछ निष्कर्ष थे, जहां तक ये निष्कर्ष समझ में आए होंगे। तो ये तो रही इसमें एक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में छोटी सी जानकारी, और ऑरस्टेड का एक प्रयोग है। इस प्रयोग के आधार पर इसने ये निष्कर्ष निकाले थे। अच्छा, एक निष्कर्ष और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाते हैं तो धारा नियंत्रक जो लगा हुआ है, इस धारा नियंत्रक से जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान भी बढ़ता जाता है। अगर धारा मापी में धारा का मान घटाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। तो इसको भी देखते हैं। चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। तो ये इसके कुछ निष्कर्ष हो गए। तो ये तो रहा इसमें ऑरस्टेड का प्रयोग, बहुत ही सिंपल है। तो आगे और बढ़ते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है?
अच्छा, ये तो जानते होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जब कोई आवेश गतिमान अवस्था में होता है। और जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अच्छा, इस चुंबकीय क्षेत्र को देखने के लिए हमें केवल चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना है, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र को हमें शून्य मानना है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र शून्य मानकर इस चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा कैसे निकाल सकते हैं? तो चलो आ जाओ, इसको देखते हैं। जिसे मान लेते हैं कि इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देखने के लिए इसको एक शॉर्ट तरीके से समझाते हैं। तो पहले परिभाषा अगर देखते हैं, तो अगर कोई गतिमान आवेश है तो उस गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो इसको देखते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर जो बल कार्य करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर जो बल कार्य करता है उसको कहते हैं अपन चुंबकीय बल। इसको शायद आप जानते होंगे। तो इस परिभाषा को देखने के लिए हम एक चुंबकीय बल का सहारा लेते हैं। और चुंबकीय बल तो जानते होंगे, एक कोई चुंबक हो गई, चुंबक कोई सी भी हो गई, छड़ चुंबक हो गई, नाल चुंबक हो गई, या फिर कोई सी भी चुंबक हो सकती है, वृत्तीय चुंबक हो सकती है। तो उस चुंबक के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिशील आवेश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसको देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो अपन एक बल का सहारा लेते हैं इसमें, चुंबकीय बल का। तो इसमें देखें, चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील आवेश पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। और इस बल को एक लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो लॉरेंज बल जो आता है वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों के साथ आता है। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, हम एक निर्देश तंत्र को देखते हैं। इस निर्देश तंत्र में एक तो ये हमने ले लिया है लंबवत बल, एक तो हमने लंबवत बल ले लिया है, और मान लिया कि इसमें एक है चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का भी इसमें सहारा लेना पड़ेगा, और एक है इसमें ये गतिशील आवेश का वेग। और ये मान लिया मैंने यहाँ पे, देखो इसको देखने के लिए इसमें क्या मानते हैं कि ये इन दोनों के मध्य कोण है यहाँ पे थीटा। क्या है? कोण थीटा। चलो इसको भी इसमें बना देते हैं। ये जो है इसमें ये है v sin थीटा, और v sin थीटा होता क्या है इसमें देखते हैं कि जो अपने पास बल देखते हैं, मतलब चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल आता है चुंबकीय क्षेत्र में। ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है, ये हो गया इसमें चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया इसका वेग, किसका? आवेश का वेग, और ये हो गया लगने वाला चुंबकीय बल जो अपने पास लंबवत होता है, और ये हो गया इसका वेग का घटक साइन थीटा। तो इसको देखने के लिए इसमें क्या करते हैं कि अपने पास जो लगने वाला चुंबकीय बल है, लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला जो चुंबकीय बल है, देखो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो लगने वाला चुंबकीय बल है वो गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, अतः गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं,
गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, जो अपने पास एक गतिशील आवेश है, इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब उस गतिशील आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। अर्थात जो लगने वाला चुंबकीय बल है ये गतिशील आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट आता है ये आता है इसमें, लगने वाला जो चुंबकीय बल है ये चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती B। इसके बाद अगर देखें तीसरा पॉइंट तो ये होता है, लगने वाला चुंबकीय बल ये वेग के समानुपाती होता है। अच्छा, इसमें जो लगने वाला चुंबकीय बल है ये वेग के समानुपाती होता है, लेकिन वेग के समानुपाती के लिए इसमें कुछ घटक आते हैं। जैसे इसमें आ रहा है एक वेग का घटक v sin थीटा। तो आवेश का जो वेग है ये ऊर्ध्वाधर घटक के समानुपाती होता है। यही लगने वाला जो चुंबकीय बल है ये आवेश के वेग के ऊर्ध्वाधर घटक के समानुपाती होता है। जो अपने पास ये आता है v sin थीटा, तो इसमें लिख देंगे कि लगने वाला जो चुंबकीय बल है ये वेग के ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब v sin थीटा के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती v sin थीटा। अगर इन तीनों समीकरणों को अपन मिलाते हैं तो अपने पास एक समीकरण आता है कि F समानुपाती Q v